मेरी स्टोरी क्या है, हमने प्लानिफाई की शुरुआत कैसे की। मैंने कई बार प्रॉफिट भी कमाया और कुछ बार मुझे लॉसेस भी हुए। प्री आईपीओ की मार्केट में लॉन्च की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत से लोग हमसे हमारे बारे में जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि हमने प्लानिफाई की शुरुआत कैसे की। वो मुझसे मेरे बारे में बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्री आईपीओ के रिगार्डिंग। आज मैं आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप जान सके कि मेरी स्टोरी क्या है। दोस्तों, मैं एक बहुत ही छोटे टाउन फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ। ये सिटी पंजाब स्टेट में है। हमारे घर के पास ही हुसैनी वाला बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। फिरोजपुर के पास 8 किलोमीटर पर हुसैनी वाला बॉर्डर है। यहाँ पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्टरेट किया गया था। इसी सिटी की एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस बनती है। मैं बॉर्न फरीदकोट में हुआ था और ब्रॉटअप फिरोजपुर में हुआ हूँ। मेरी इनिशियल स्कूलिंग फिरोजपुर में हुई थी। मैं दोस्तों एक बिल्कुल सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर डिविजनल इंजीनियर बीएसएनएल से रिटायर हुए हैं और मेरी मदर होम मेकर हैं। मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं। हम 3 सिबलिंग्स हैं। दोनों ही सिस्टर्स पंजाब में ही मैरिड हैं। स्कूलिंग के टाइम पे मेरा बहुत इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था, जिसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट की। इंजीनियरिंग करते हुए मेरे साथ एक हादसा हो गया। जैसे कि कहते हैं कि आपकी हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ही लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवाएंगी। एक दिन जिम करते हुए मुझे स्लिप डिस्क हो गई। उस स्लिप डिस्क की वजह से मैं ऑलमोस्ट 6 महीने बेड पर रहा। उस वक्त मेरी एज ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की थी। दोस्तों, ये वो टाइम था जब एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड थे। घर पर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन 128 kbps पर आता था। अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने CNBC देखना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बन गई। स्टॉक मार्केट मुझे बहुत पसंद आने लगी। मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। दोस्तों, ये 2007 का टाइम था। ये वो टाइम था जब सेंसेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 2005 से लेके 2008 में सेंसेक्स 6000 से 21000 पहुंचा था और मार्केट्स ऑलमोस्ट एवरीडे बढ़ती थी। मैंने 2007 में अच्छे प्रॉफिट्स कमाए और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब एक इन्वेस्टर से एक इंट्राडे और इंट्राडे से भी हेवी इंट्राडे इन्वेस्टर कब बन गया। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में मैंने कई बार प्रॉफिट भी कमाया और कुछ बार मुझे लॉसेस भी हुए। फिर एक टाइम ऐसा आया 2008 में जब रिसेशन डिक्लेयर हो गया। मेरे पास कैंपस से 2 ऑफर्स थे और मुझे दोनों ही कंपनीज ने किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं दी। 2000 में मार्केट्स एकदम से गिरने लगी। मैं अभी भी याद करता हूँ वो दिनों को तो सहम जाता हूँ, जब दिवाली पर 14,000 से सेंसेक्स रोज टूटते हुए 7600 वापस आया था। उस टाइम पर मुझे बहुत ही बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत ही डिटोरेटिंग थी। मतलब ये जो फीलिंग थी मेरे लिए, जो मैंने 1 साल पूरा मेहनत करके पैसा कमाया था, वो 6 दिन में मैं प्रॉफिट से तो निकला ही निकला और उसके बाद मैं हेवी लॉसेस में आ गया था। सिर्फ एक दिन की मेरी गलती मुझे बहुत भारी पड़ी। दोस्तों, मैं बता दूं, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पर वर्क नहीं करता था, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस पे वर्क नहीं करता था। तो वो जितना भी मेरा कुछ प्रॉफिट था वो एक ही बार में, जब मार्केटें एकदम से गिरी, उस टाइम पे मैंने शॉर्ट नहीं की हुई थी मार्केट में, लॉन्ग खड़ा था। और मैं पहले दिन के अपने लॉस को देखकर थोड़ा सा घबरा गया कि 1.5 लाख का, मुझे तब उस वक्त अराउंड 1.5 लाख का लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा और होल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट डे वो लॉस बढ़कर 3.5 लाख हो गया और वो लगातार नेक्स्ट 7 डेज तक बढ़ता ही चला गया। अगले 7 दिन के बाद जब मुझे अपनी पोजीशन को काटना पड़ा, मेरे लॉस बेहद ही बड़े बन चुके थे। और उसके बाद मार्केट, और भी उसके बाद मैंने तो अपना लॉस तकरीबन 9500 सेंसेक्स पे काटा। मार्केट अगले 2 दिन और गिरती चली गई। 7600 के बाद मार्केट वापस से बाउंस की और मार्केट फिर से 12,000 से प्लस हो गई कुछ ही दिन में। मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने 1 साल की मेहनत मेरी सारी पानी में चली गई और मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उस ट्रेडिंग को बंद कर दिया और मैं बाहर आ गया मार्केट से। मैं बिल्कुल निराश भी हुआ। दोस्तों, मेरे लिए वो लाइफ का एक, मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब जॉब थी वो मेरी जॉब चली गई। 2 जगह पर ऑफ़र होने के बावजूद मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिलती थी। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ
और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पास कोई नौकरी ही नहीं है। रिसेशन का टाइम था, कहीं जॉब मिलती नहीं थी और मैंने अपने पापा के बहुत ही हार्ड अर्न मनी को फाइनली लूज़ किया था। इससे मेरे में जो बचपना था या मेरे में जो जिसको बोलते हैं इमेच्योरिटी थी, वो काफ़ी हद तक चली गई। मैं काफ़ी टाइम सोचता रहता था और मैं ये सोचता था कि मुझे अपने लॉसेस को कैसे कवर करना है। और ये चीज़ मैंने इवन इंट्राडे में भी बहुत बार करता था कि जब हम सोचते हैं कि अपने लॉसेस को कवर कर लें, जल्दी से कवर कर लें। दोस्तों मैं उस प्रोसेस में नहीं था। इस बार मेरा जो रिकन्सिलिएशन का टाइम था उसमें मैं ये सोचता था कि मैं अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। वहाँ पर मैंने तब रियलाइज़ किया कि लाइफ में एक जो सबसे बड़ा स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस के अलावा बनता है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ। हालांकि मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत कभी कुछ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बीइंग अ बॉय इन द फैमिली और मुझे आगे जाकर अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को टेक केयर करना है, मुझे अपने करियर को कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से बिल्ड करना है। ये टाइम के बाद जब 2009 आया, कुछ एक साल के बाद उन दो कंपनीज में से एक कंपनी एक्सेंचर ने मुझे वापस से कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइनिंग करवा दी। मैंने ये ज्वाइनिंग चेन्नई में की थी। उस टाइम पर मैं अपनी एमबीए की तैयारी करनी स्टार्ट कर चुका था, पर मैंने फिर अपनी एमबीए की पढ़ाई छोड़कर अपनी जॉब को ही ज्वाइन कर लिया। एक्सेंचर में काम करते करते मैं कभी भी मार्केट से बिल्कुल बेदखल नहीं हुआ। मैं स्टॉक मार्केट को हमेशा फॉलो करता रहता था और उसके बारे में पढ़ता रहता था और मेरे फादर मेरे पे काफ़ी ट्रस्ट भी करते थे। मैं इस बात पे बहुत अपने आप को लकी भी फील करता हूँ। हमने कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी की, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि 2010 के बीच में एक आईपीओ मुथूट फाइनेंस को मैंने आईपीओ के टाइम से ही लिया था। लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था वो 620 रुपीज़ था, आज वो तकरीबन 1350 रुपये हो गया है। हमारे पोर्टफोलियो में ये पिछले 11 साल से 10 साल से पड़ा है। हमने कभी भी इस शेयर्स को सेल ही नहीं किया। हमने काफ़ी एक जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया वो काफ़ी डिफेंसिव बोल सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा पोर्टफोलियो था जो कि आपको 15 से 20% रिटर्न देगा। मैं क्योंकि अब स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत पढ़ता था, फंडामेंटल्स के बारे में बहुत पढ़ता था, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी नॉलेज भी होने लगी। ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज थी। मैंने कभी भी एमबीए फाइनेंस की कोई डिग्री नहीं ली और मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा कि मार्केट में क्या वर्कआउट करता है और क्या नहीं। ये 2009 का टाइम जब मैंने अपनी जॉब को ज्वाइन किया, उस टाइम पे दोस्तों मेरी एज 22 ईयर्स की थी। मुझे ऐसा लगा कि चाहे उससे पहले लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम ज़रूर उस वक्त लगती थी, ऐसा लगता था इससे मैं निकल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। जॉब के शुरू करते हुए दोस्तों मेरी पहली सैलरी सिर्फ 21,000 रुपीज़ की थी। 21,000 में भी जो कट कटाकर बाद में मिलते थे, इसके बीच में भी मैंने 3,000 रुपये की सेविंग करता था। इस 3,000 की सेविंग मैं म्यूचुअल फंड्स में मैंने तब अपनी सेविंग स्टार्ट की और यहाँ से मेरा अगला स्टेप प्लानिफाई के लिए स्टार्ट हुआ। दोस्तों जो मेरे म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र आए वो 60 ईयर प्लस थे, वो काफ़ी एज्ड थे और उनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे आज तक के सबसे यंगेस्ट इन्वेस्टर हैं, कभी भी मेरे पास 21-22 साल की एज में कभी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में नहीं आया। और जब मैंने उनको बताया कि मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ और स्टॉक मार्केट के बारे में भी उन्होंने जब मेरी नॉलेज को देखा तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दी कि क्यों नहीं मैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करता और लोगों को हेल्प आउट करता, जो मैंने एक्सपीरियंस पिछले 2 से ढाई साल में सीखा है। मुझे उनका ये प्रस्ताव काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों मैंने अपना खाली टाइम, फ्री टाइम में मैंने कभी भी चैटिंग्स में और इन सब चीज़ों में नहीं निकाला। मेरे अच्छे फ्रेंड सर्कल रहा है। मेरे स्कूल टाइम में अच्छे दोस्त थे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। इवन जब मैं अपनी पहली जॉब में था वहाँ पर भी मेरे कुछ एक 2-3 दोस्त बहुत अच्छे बने। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अपने दोस्तों को लेके। पर इसके अलावा मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि फ़ोन पर गप्पे मारता रहूँ या फिर चैट करता रहूँ। मैं ज़्यादा टाइम पढ़ने में, सीखने में, लर्न करने में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा निकालता था। तो उसके बाद दोस्तों मैंने अपनी एक ब्लॉग स्टार्ट की जिसका नाम stocksavvy.wordpress.com रखा, क्योंकि मैं शेयरों में रिलेटेड एक ब्लॉग लिखना चाहता था। और सेवी मीन्स अ पर्सन हु हैज़ प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके बारे में ज़्यादा जानता हो। मैंने इस नाम से एक सिंपल सा ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग के ऊपर मैं लोगों को ये बताता था कि कहाँ पर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स बाय करने चाहिए।
दोस्तों मेरे इस ब्लॉग को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। मुझे इंडिया में काफ़ी जगह से कॉल आने लगे। मुझे गोवा से, असम से, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और इवन इंडिया के बाहर दुबई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा से कॉल आते थे। वहाँ से लोग मुझसे पूछते थे कि हम उनको किन स्टॉक्स में या फिर कौन से म्यूचुअल फंड्स में या कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैंने कभी भी इसको मोनेटाइज करने का सोचा ही नहीं। मैं अपनी जॉब से काफ़ी खुश था और मेरी ब्रेड एंड बटर जितने की भी थी मैं उसमें बहुत ही संतुष्ट फील करता था। मैं हमेशा लोगों को ये एडवाइस दे जाता था और फ्री में ही हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे, जिसमें हमने कभी भी कुछ चार्ज नहीं किया। क्योंकि मैं एक स्टॉक मार्केट को लेके और इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी अच्छी नॉलेज रखने लगा एज़ कम्पेयर टू मेरे पीयर ग्रुप। तो मेरे दोस्त भी मुझसे समझते थे कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पर नहीं। ये दोस्तों ऐसा टाइम था जहाँ पर उस वक्त म्यूचुअल फंड एक्चुअली में अच्छा रिटर्न दिया करते थे। तब प्रशांत जैन HDFC AMC को चलाते थे, मधु केला रिलायंस म्यूचुअल फंड को चलाते थे और ऐसे वेटरन्स थे जो कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते थे। और इस टाइम पे हमने म्यूचुअल फंड अपने दोस्तों की भी स्टार्ट की। फिर एक टाइम आया जब मुझे लोग ही इस प्रोफेशन में ले आए। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करनी स्टार्ट की कि क्यों नहीं मैं उनकी म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन फॉर्म्स और इंश्योरेंस के फॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करता और उनको कंप्लीट करवा कर देता। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सेल्स शायद कहीं ना कहीं गलत सी ही फीलिंग में ली जाती है। मैं भी वैसे ही बैकग्राउंड से था। मुझे लगता था मैं सेल्स करूँगा और मैं बैठ के म्यूचुअल फंड के फॉर्म भरूँगा। बट जब मुझे लगा कि यार ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है और मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बुरा नहीं है और सेल से ही एक्चुअली में बिजनेस बनते हैं, या फिर किसी को मैं अगर कुछ एडवाइस करूँगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड का लाइसेंस 2010 में क्लियर किया और फिर मैंने इंश्योरेंस का भी लाइसेंस IRDA से लिया। तब मैं एक सिंपल इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह वर्क कर रहा था। हालांकि मेरी जॉब चल रही थी बट एज अ प्रोफेशन मैं सिर्फ लोगों को सिंपली एडवाइस करता था। अगर कोई मुझे बहुत कहता था कि भाई आप ही हमारी इन्वेस्टमेंट कर दो, तब मैं उनके म्यूचुअल फंड के फॉर्म्स। दोस्तों ये वो टाइम था जब म्यूचुअल फंड के फॉर्म्स ऑनलाइन वगैरह नहीं फिल होते थे। मैनुअली आपको सारे फॉर्म एक एक करके फिल करने पड़ते थे। अगर आप 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या 3 म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 फॉर्म भरने होंगे। और उस वक्त इंश्योरेंस में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, LIC का ही वर्चस्व था और मैं भी LIC के साथ ही जुड़ा था। कभी इसको एज अ बिजनेस नहीं सोचा था, बट हाँ मैं एज अ हॉबी कह लीजिए या एज अ पैशन कह लीजिए, लोगों को ये बहुत सजेस्ट करता था। और मुझे इस बात से लेके बहुत खुशी मिलती थी कि मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम देखा था। मुझे लगता था अगर मैं किसी को हेल्प आउट कर पाऊंगा तो मुझे उससे खुशी मिलती थी। दोस्तों मेरा जैसे जैसे करियर आगे बढ़ा, मैं एक्सेंचर से बाद में अमेज़ॉन में मूव कर गया। अमेज़ॉन में भी मैंने चेन्नई में ही जॉब की। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता तब मैं अपने ब्लॉग पर काम करता था। अमेज़ॉन के बाद मैंने वहाँ पर कुछ ओवरऑल चेन्नई में 3 साल के करीब टाइम बिताया। 2012 तक मेरा एक ठीक ठाक सा क्लाइंट बेस 80-100 लोगों का बन भी गया होगा और बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स थे जो मुझसे एडवाइस लेकर कहीं और से इन्वेस्ट कर लेते और मैं खुशी खुशी उस चीज़ को फील करता था कि हाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट चाहे मुझसे नहीं की पर उन्होंने कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली है। बहुत लोग मुझसे इसलिए इन्वेस्टमेंट करते थे, वो कहते थे हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझ नहीं आते, हम आपसे समझ तो लेते हैं बट जब किसी एडवाइज़र के पास जाते हैं तो वो हमें ABC की बजाय वही XYZ फैमिली की ही चीज़ पकड़ा देते हैं और हमारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी। 2012 में मैं चाहता था कि मैं चेन्नई से निकल कर अपने होम टाउन के पास, क्योंकि मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं दिल्ली में आकर सेटल हो जाऊँ। 2010 में मैंने अपने फादर के साथ मिलके एक 3 BHK फ्लैट भी दिल्ली में परचेज कर लिया और उसकी भी एक EMI नॉर्मल बनवा ली जिसको मैंने पे करना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी पहली कार निसान सनी मैंने ओन की। 2012 में मैं वापस दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर मैंने एक स्टार्टअप विडोपिया को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर आकर दोस्तों पहले 3 महीने की मेरी परफॉर्मेंस के बाद मुझे मैनेजर बना दिया गया। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे सिर्फ 3.5 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे मुझे इतना कोई कैपेबल समझता है कि मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरी जो दूसरी ब्लॉगिंग वाली चीज़ थी वो काफ़ी पीछे चली गई। 2013 में जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे करते करते मैंने अपने मटीरियलिस्टिक पोजीशंस जैसे एक बड़ी गाड़ी खरीदना वो भी खरीद ली और धीरे धीरे हमारा घर भी सेटल हो गया। 2014 में मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। मैं अपने फैमिली को पंजाब से मूव करके
मेरे मदर फादर मेरे साथ रहते हैं दिल्ली में ही, और हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, मेरा करियर भी अच्छा चल रहा था। 2014 के एंड पर जाकर मैं अपनी वाइफ से मिला। इन नवंबर 2014 एक बिल्कुल सिंपल अरेंज मैरिज थी, न्यूज़पेपर के थ्रू। पहले मेरे फादर उनके फादर से मिले, बाद में मैं अपनी वाइफ को मिला। 3-4 महीने में हमारा काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन गया। मेरी वाइफ दोस्तों वो वैल्यूएशंस में काम करती है। उस टाइम तक मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस नाम की भी कोई ऐसी करियर भी है, जो लोग इसमें करियर भी बनाते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं थी। हाँ, मुझे स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल समझ में आने लगे थे, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आने लगा था, क्योंकि मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम किया था। तो मुझे ये चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आती थी, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें समझ में आती थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा वैल्यूएशंस की कोई अलग से स्ट्रीम भी है। मार्च 2015 में मेरी दोस्तों मैरिज हो गई। दोस्तों अगस्त 2014 में मैंने विडोपिया से मूव होकर स्नैपडील को ज्वाइन कर लिया। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे टेक्नोलॉजी के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स पर काम करने के लिए मिला, जहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट्स हमने जिस पर वर्क किया वो काफ़ी बड़े लेवल पर स्केल कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड की। इस टाइम के वक्त ही मैंने जैसे कि बताया कि मैं नवंबर 2014 में अपनी वाइफ से मिला। एक सिंपल नॉर्मल लाइफ चल रही थी। 2015 के बाद, क्योंकि जब मैं स्नैपडील में आ गया था, मेरे पास फिर से थोड़ा सा समय होने लगा कि मैं अपनी ब्लॉगिंग पर या जो मैं चीज़ को हमेशा एंजॉय करता था, अपने पैशन पर वर्क कर सकूं। विडोपिया में जब मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके बाद मैंने वहाँ पर एक तकरीबन 20 to 22 मेंबर्स की टीम भी बिल्ड की थी। मेरे पास टाइम ही नहीं होता था दोस्तों कि मैं ब्लॉगिंग पर टाइम निकाल सकूं, और उस वक्त मैं घर भी बना रहा था और साथ में ही जैसे कि मेरी मैरिज वगैरह का भी कहानी चल रही थी। तो मेरे पास इनफ टाइम नहीं था कि मेरे को ब्लॉगिंग को मैं प्रायोरिटाइज़ कर सकूँ। स्नैपडील की ज्वाइनिंग के बाद मैं ये चीज़ों को फिर से थोड़ा सा रीप्रायोरिटाइज़ कर पाया, जहाँ पर मैंने फिर लोगों को समझाना शुरू किया कि क्या अच्छा है इन्वेस्टमेंट वाइज और क्या बुरा। दोस्तों मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पीयर ग्रुप्स में हमेशा से इसी चीज़ को लेकर पॉपुलर भी रहा हूँ। एक दिन मैं अपने पीयर ग्रुप्स के साथ हम अपने मैनेजर्स थोड़ा जब खाली बैठे थे, तो मैं एक सेशन कर रहा था जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को बताना था कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ नहीं। हमारे में से एक दोस्त एक्चुअली उस दिन प्रेजेंट नहीं था, तो दूसरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो इस रिकॉर्डिंग को ही देख लेगा, क्योंकि बाकी लोग मेरे से इस बारे में जानना और समझना चाहते थे। मैंने उसको सिंपल एक मोबाइल से हमने रिकॉर्डिंग कर ली, और वो रिकॉर्डिंग बाद में हमने यूट्यूब और फेसबुक पे डाल दी। यूट्यूब पे दोस्तों जब ये वीडियो लाइव हुई, हमें तकरीबन 10,000 व्यूज़ पहले 1 वीक में ही आ गए। ये दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बातचीत की है, जिसमें मैंने, अगर आप हमारी इसी चैनल पर देखेंगे वो आपको वीडियो बिल्कुल शुरू की लाइव मिल भी जाएगी, जो कि एक बिल्कुल प्लेन तरीके से मैंने की हुई है। मेरा एक बैच भी पहना देखेंगे, जो कि मैंने अपने दोस्तों के साथ ही एक नॉर्मल तरीके से समझाते हुए, जैसे मैं अभी ये वीडियो कर रहा हूँ वैसे ही की थी। इस वीडियो को इतने लोगों ने पसंद किया कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त जो फेसबुक पे स्नैपडील के स्पेशली पीयर ग्रुप्स के लोग जो मेरे को फेसबुक पे जिन्होंने ऐड किया हुआ था, और बाकी लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स करिए। ये इतना ग्रुप बड़ा बनने लगा कि मेरे लिए ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सिचुएशन बनने लगी, मतलब कैसे सर्विस दे पाऊँ। दोस्तों ये अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। इसी टाइम पर मेरे साथ पहली बार मुझे पॉलिसी बाज़ार ने भी अप्रोच किया, और उन्होंने बोला कि मैं उनको साथ में ही ज्वाइन कर लूं, क्योंकि उनके हिसाब से अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मार्केट में काफ़ी कम हैं। और जिस वे से मैं लोगों को थोड़ा बहुत समझा पाता था, मुझे लगा कि हाँ, पॉलिसी बाज़ार भी सेम ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, और क्यों ना मैं इंश्योरेंस की बकेट को भी साथ में ऐड करके अपने इन्वेस्टर्स को ये भी सुविधा क्यों ना प्रोवाइड करूं। तो मैंने पॉलिसी बाज़ार का भी साथ में काम स्टार्ट कर दिया, जहां पर हम लोगों को अगर कोई इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं लोगों को एडवाइस करता था। दोस्तों मैं अभी भी किसी से भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं लेता था। ये टाइम मेरे लिए हमेशा ये चीज़ हमेशा से मेरे लिए एज अ पैशन ही रही है। और ये इस टाइम पे मेरे से जो स्नैपडील की हमारी एक हेड एचआर थी, जो कि काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी,
उसने मेरे से हेल्प मांगी कि यार मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा दो, तो मैंने उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा दी। 5 से 6 महीने के बाद जब उनके पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए तो उन्होंने बोला कि, और मुझे लोग पे बैक में, मतलब क्योंकि कोई चार्जेस नहीं लेता था, लोग मुझे पे बैक में अपने बहुत सारे रेफरल्स दे देते हैं कि आप मेरे फ्रेंड की या मेरे हस्बैंड की, वाइफ की, अंकल की, आंटी की, ऐसे करके मुझे बहुत रेफरल्स मिल जाते हैं कि इनकी भी इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए, इनकी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर दीजिए। उसी चक्कर में मुझे मेरी दोस्त HR, उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं एक सेशन ही प्लान कर दूं। दोस्तों मेरी दोस्त स्नैपडील से बाद में मूव होकर Airbnb उन्होंने ज्वाइन कर ली, वो अभी भी वहाँ पर हेड HR हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया, मेरे को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर बात करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना जाकर एक सेशन कर लेता हूँ। जब मैं वहाँ पर एक सेशन करने गया, तकरीबन 100 पीपल टर्न्ड अप, तकरीबन 100 के करीब लोग आए थे। और जब वो सेशन ख़त्म हुआ, तकरीबन 1 घंटा का मैंने सेशन किया, 82 पीपल साइंड अप फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर था। 82 लोगों को, जब मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ स्नैपडील में, मैं कैसे सर्व करूँ? अगर मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा तभी मैं उनको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर दे सकता था। ये मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन की तरह ही था। ये दिसंबर 2017 की बात है। मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग का सेशन अर्नेस्ट एंड यंग में भी लूँ। आई सेड कि वहाँ पर तो सब MBA फाइनेंस के लोग हैं, मैं उनको जाकर क्या समझाऊंगा? मेरे पास तो कोई फाइनेंशियल डिग्री भी नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से ही चीज़ों को समझता और पढ़ता हूँ, और मेरे पास तो नॉर्मल प्रैक्टिकल नॉलेज ही है, मुझे थ्योरीज तो बहुत कम ही आती होंगी शायद। पर माई वाइफ सजेस्टेड कि जितनी चीज़ें आप अच्छे से समझते हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है, एक्चुअली में बहुत लोगों को नहीं है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। और दोस्तों ये चीज़ मैं भी रियलाइज़ करता था कि लोगों को पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर जो सेकंड लेटर हाफ है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसमें बहुत सारे लोग उतना अच्छे से नहीं जानते या उतना समझते नहीं है इस प्रोडक्ट्स को लेके। तो उसने बोला कि आप सेशन कर देख सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो खुशी खुशी सेशन करता हूँ। अर्नेस्ट एंड यंग में दोस्तों मेरा एक उनकी लीडरशिप टीम के साथ सेशन अरेंज किया गया। जब मैंने वहाँ पर उनकी लीडरशिप टीम को सेशन दिया तो उनको वो सेशन इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में यहाँ पर 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं, आप सबके लिए सेशन करिए। अब दोस्तों मैं तब तक स्नैपडील में एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, टचवुड भगवान की दया से अच्छी खासी मेरी सैलरी भी थी। मैंने कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, इसको एज अ बिज़नेस बनाने का या इसको एज अ स्टार्टअप करने का सोचा ही नहीं था। बट लोग मुझे इस प्रोफेशन में ले आए। मुझे लगा कि मैं 15,000 लोगों की लाइफ को पर इम्पैक्ट कर पाऊँगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही थॉट अच्छा था। 2017 में ही मेरे दोस्त ने मुझे ये रियलाइज़ वापस से भी करवाया था कि मैं इस पैशन को वापस से क्यों नहीं स्टार्ट करता। और 2017 में जब मैंने ये सेशंस किए और जब मैंने जाकर मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्सेज आने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। 2018 दोस्तों मेरे लिए काफ़ी अलग तरह का साल रहा। ये साल मैंने टाइम स्पेंड किया, ये पहले थॉट्स थे जब मुझे लगा कि मुझे एक कंपनी बिल्ड करनी चाहिए जहाँ पर हम लोगों को इस फाइनेंशियल स्ट्रेस की प्रॉब्लम से निजात दिला सकें। यही हमारा बेसिकली शुरू से पर्पस रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद सही है, मैंने जैसे कि बताया कि मुझे इस चीज़ में काफ़ी खुशी मिलती थी और वो आज भी मिलती है। मैंने सोचना शुरू किया कि क्यों नहीं मैं इसको एज आ बिज़नेस बनाता या फिर एज आ कंपनी बनाता जो लोगों को हेल्प कर सके। कंपनी चलाने के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं था। मैं अपनी इंजीनियरिंग को लेके प्रोफिशिएंट था, वहाँ पर चीज़ों को समझता और जानता था, बट मैंने ना तो कभी मार्केटिंग में काम किया था, ना कभी सेल्स में काम किया था। और बाकी की भी बहुत सारे डिविजन्स हैं कंपनी को चलाने के लिए, एक सक्सेसफुल कंपनी को चलाने के लिए। 2018 के बीच में मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे इंटर्न्स को रखा और मैंने एक्चुअली में अपनी लाइफ को थोड़ा सा और डिसिप्लिन बनाना शुरू किया। ये टाइम वैसा था कि जब मैं 2018 में वीकेंड्स पर सैटरडे और संडे को, जब भी मेरे पास कुछ ऑफिस का काम नहीं होता था और मैं फ्री हो जाता था, मैं या तो कंपनी को कैसे बनाया जाए उसके बारे में पढ़ता था, और या फिर कि किस तरह के मुझे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं टाइम स्पेंड करता था। दोस्तों मैंने अपने एंटरटेनमेंट के टाइम को काफ़ी डिफ़ाइन कर दिया। 2017 तक जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं टीवी पर स्पेशली सीरीज़ देखना काफ़ी पसंद किया करता था। उसको मैंने काफ़ी कर्व कर दिया और मैं अपना टाइम अपने कंपनी को लेके और स्पेशली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके
और डिटेल में एनालिसिस करने लगा। मैंने अपने लिए सबसे पहला इनिशियल टारगेट 20 आवर्स का देखा था, जहां पर मैं मंडे टू फ्राइडे को ऑफिस से वापस आने के बाद कम से कम रोज़ के 2 घंटे और सैटरडे संडे में 5-5 घंटे कंपनी के लिए लगाता था। दोस्तों, अभी तक हमने कंपनी का नाम भी नहीं रखा। अप्रैल 2018 में हम समझना चाहते थे हम कंपनी का नाम क्या रखें, हमें यही नहीं समझ में आता था, क्योंकि StockSavvy.com जो चल रही थी, हमें लगता था सिर्फ शेयर्स के साथ ही रिलेटेड है, और हमें लगता था कि हम तो बाकी के प्रोडक्ट्स भी अभी कर रहे हैं। इसके बाद हमने पहले investmentcafe.co.in करके सोचा, फिर लगा कि नहीं, हम तो इसके बाद भी इंश्योरेंस का काम भी कर रहे हैं, और हमसे बहुत लोग इवन आकर लोन्स का भी बारे में भी क्वेरीज करने लगे थे, और हमें खुद नहीं समझ में आता था कि हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। फिर फाइनली मैंने एक टास्क अपने कोर ग्रुप में दिया था कि सभी कंपनी के लिए 5-5 नाम सजेस्ट करें, और उसमें से जो नाम सभी को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा हम वही रखेंगे। और मेरे दिमाग में तब पहली बार प्लानिफाई आई, और ये नाम दोस्तों हमने फाइनेंशियल प्लानिंग से ही बेसिकली निकाला था। प्लानिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ लाइफ में स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लानिंग के साथ की जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग ही लोगों की करते हैं, तो इसी वजह से हमने प्लानिंग से कंपनी का नाम प्लानिफाई रखा, और इसी पर ही सबसे ज़्यादा वोट हुए, और फिर फाइनली हमने कंपनी का नाम प्लानिफाई रख दिया। 2018 के एंड तक आते आते मैंने कंपनी को रजिस्टर करवा लिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये चीज़ जानकर आपको बहुत हैरत होगी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आज भी इंडिया में 3 से 4 महीने सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही लग जाते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ, जबकि मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशंस भी कंप्लीट थी, सीए के थ्रू मैं सब कुछ करवा रहा था। बट अभी भी कहने को हम इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी पीछे है। ऑल्दो हमें पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर वो ये काम नहीं करते तो इससे पहले और इससे ज़्यादा क्या टाइम लगता। 4 महीने हमें सिर्फ प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगा। फाइनली नवंबर 2018 में कंपनी रजिस्टर हुई, और 2018 के एंड तक आते आते मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। तो दोस्तों, जॉब क्विट करने का डिसीजन मेरे लिए सिंपल नहीं था। देखिए, एक साइड से मुझे अच्छी खासी सैलरी आती थी, काफ़ी सारे मेरे जानकार, मेरी फैमिली में भी लोग बोलते थे कि जिस लेवल पर तू पहुंचा है उसके लिए इतनी जो तूने मेहनत करके कमाया है उसको तू क्यों खोना चाहता है, और क्यों नया बिजनेस या इतना बड़ा रिस्क ले रहा है जिसमें तुझे पता ही नहीं कि तुझे एक्चुअली में करना क्या है। उस वक्त दोस्तों मेरी वाइफ ने मेरा काफ़ी साथ दिया, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और बोला कि आप अगर इस चीज़ पर प्रोग्रेस करना चाहते हो और कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। मैं उस बात के लिए अपनी वाइफ का बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ। पिछले साल 5 जनवरी 2019 में हमने कंपनी के ऑपरेशंस की शुरुआत की। मेरे साथ कंपनी में 2 लोगों ने ज्वाइन किया, और हमने कंपनी को धीरे धीरे स्ट्रक्चर करना शुरू किया। दोस्तों, प्लानिफाई के शुरू के फेज़ को हम आइडिएशन फेज़ में गिनते हैं, जहां पर पहले 9 महीनों में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के साथ वेरिएशंस को ट्राई किया और देखा कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ को लेके है। हमने ये रियलाइज़ किया कि म्यूचुअल फंड्स जो कि आज से 5 साल या 10 साल पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे, अभी उसमें काफ़ी सैचुरेशन आ गई है। जो नए प्लेयर्स आए हैं, स्पेशली जो फंड मैनेजर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। और इस 10 साल के टेन्योर में मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो वेटरन्स मैंने पहले बताए थे वो अब इंडस्ट्री को क्विट कर चुके हैं, और अब वो या तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या फिर कुछ उन्होंने अपना अलग से कंपनीज ही खोल रही हैं। तो मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया वापस से बिजनेस स्टार्ट करना शायद उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। ऑल्दो पिछले 5 से 10 साल में मेरे पास अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के अच्छा खासा AUM को मैं आज भी मैनेज कर रहा हूँ। इसके बाद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हम इंश्योरेंस में भी काफ़ी कारगर थे। हमने ये रियलाइज़ किया कि लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर काफ़ी लोग इंश्योरेंस को लेना पसंद करते हैं। ओवरऑल इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और बाकी नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस एक नॉर्मल होनी तो सभी के पास चाहिए, बट इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहती। ये इंश्योरेंस तभी कोई आदमी ख़रीदता है जब उसके पास नॉर्मल मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस की अगर मैं के टर्म्स में बात करूं तो लोग पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। जब उनकी ज़रूरत की चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तभी वो इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस में आ पाते हैं।
ज़रूरत की चीज़ों के बाद भी वो पहले इन्वेस्टमेंट पिक करते हैं, और इंश्योरेंस बिल्कुल एक रिस्क को कवर करने का बिल्कुल एक लास्ट मीडियम है। हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा कि 30 ईयर प्लस वाले लोग इंश्योरेंस फिर भी ले लेते हैं, उससे यंगर जनरेशन इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती ही नहीं। और एज अ बिज़नेस या फिर एज अ वैल्यू चेंजर हमें लगा कि हम इस बिज़नेस को स्ट्रक्चर ही नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों का इससे ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस हम आज भी देते हैं, कार इंश्योरेंस भी हम आज भी देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में तो हम काफ़ी कार्यगत भी हैं, बट ओवरऑल इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस शायद पूरा ख़त्म कर पाएँ जिस वजह से हमने कंपनी की स्टार्ट की थी, ये हो पाए ना हो पाए, हमें अभी भी लगता है कि ये एक कंप्लीट कंपनी को नहीं स्ट्रक्चर कर सकता। दोस्तों, इस 9 महीने के बीच में मैंने एक वेरिएशन प्री आईपीओ की मार्केट में लॉन्च की। ये एक बिल्कुल ही नया इनोवेटिव प्रोडक्ट था। मैंने खुद प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट आज से 5 साल पहले स्टार्ट की थी, और मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्री आईपीओ में कमाए हैं। इसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआईज के लिए भी क्यों ना इसको लेकर आऊँ, और इस मार्केट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं, जिसकी वजह से देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट के लेकर मार्केट में डिमांड है, क्योंकि अच्छे आईपीओस लोगों को मिलते नहीं थे। और दूसरी तरफ से प्राइवेट इक्विटी में भी दोस्तों ऐसे इंडिया में बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ की टिकट को फुलफ़िल कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक नया प्रोडक्ट लाकर इस मार्केट में ट्राई करें और देखें कि वाकई क्या इस प्रोडक्ट की लेकर लोगों में कुछ इंटरेस्ट या दिलचस्पी है। दोस्तों, जब हमने ये चीज़ स्टार्ट की तो पहले 9 महीने के डेटा पर हम अपने डेटा को काफ़ी एनालाइज कर रहे थे, और हमें ये रियलाइज़ किया कि हमारा 80% रेवेन्यू या 80% बिजनेस प्री आईपीओ से ही आ रहा है। बाकी सारे बिजनेसेस एड ऑन्स की तरह हैं, या बाकी जितनी भी सर्विसेज हम कर रहे हैं वो सारी एड ऑन्स की तरह हैं। प्री आईपीओ को लेकर स्पेशली इन्वेस्टर्स, चाहे वो एचएनआई हो चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स, उनकी तरफ से इंटरेस्ट बहुत ही शानदार था। इसके बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना इसी बिज़नेस को और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, रीस्ट्रक्चर करके, और मार्केट में ऐसे इस प्रोडक्ट को उतारें जिसमें हम कम से कम 10x बेटर हो जो प्रेजेंट मार्केट का लेवल है, कि हम अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर सकें। और साथ में ही हमने ऐसी रिसर्च रिपोर्ट बनानी शुरू की जो कि बहुत ही डिटेल्ड थी। दोस्तों, आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि हमने लिस्टेड स्टॉक्स के साथ ही अपना जर्नी क्यों नहीं कंटिन्यूड रखी। ओवरऑल इन लास्ट 10 ईयर्स मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लिस्टेड शेयर्स सिर्फ 15 से 20% ही ग्रो कर पाते हैं, जबकि प्री आईपीओ में ग्रोथ अगर आप अच्छी कंपनी को पिक करें यहाँ पर 50% से लेके 150% तक भी रह सकती है। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस के साथ रियलाइज़ किया कि जितनी कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ होती है, अगर हम एक अच्छे वैल्यूएशन पर उस शेयर को पकड़ लें तो वो हमें बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स निकाल कर दे सकता है। जिस वजह से हम इसी बिज़नेस के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते थे, जहां पर हम इन्वेस्टर्स को प्री आईपीओ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, ये काम करते करते अभी तक हमने वेबसाइट पर आज तक ये कभी कहीं नहीं डाला कि हम स्टार्टअप्स की फंडिंग करवाते हैं, पर मेरे पास ऑलरेडी स्टार्टअप्स आने लगे हैं जो हमसे हेल्प मांग रहे हैं ताकि हम उनकी फंडिंग रेज करवा सकें, क्योंकि हमारे साथ एक अच्छा नेटवर्क वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का जुड़ता जा रहा है। हमने सोचा इस चीज़ के साथ भी क्यों ना इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की दोस्तों डेफिनेशन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज या तो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट करवाती है, बेसिकली जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने लगती है उनके लिए पैसा फंडिंग रेज करवाती है, या फिर आपको वहाँ पर सेकेंडरी सेल मिलती है जहाँ पर आप रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी कर सको, शेयर के उठने और गिरने का रेट को आप बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर देख सको। उस टाइम पर मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं प्राइवेट इक्विटी में स्टॉक एक्सचेंज को बिल्ड करूं। ये मेरा खुद का आइडिया था। दोस्तों, मैंने जब ये चीज़ मेरे दिमाग में पहली बार आई, मैंने ये सोचा कि ये अगर मैं ये इस बारे में सोच रहा हूँ तो इंडिया के अलावा भी कहीं ना कहीं पर तो किसी ना किसी ने तो इस आइडिया के बारे में सोचा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अकेला ही हूँ। जैसे कि हमने प्लानिफाई को भी रखा, बाद में हमने रियलाइज़ किया कि स्विट्ज़रलैंड की एक ट्रैवल कंपनी का नाम भी प्लानिफाई ही है और उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम planify.io रखा हुआ है, जबकि हम planify.in है। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो इसके बारे में ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में काम कर ही रहा होगा, कि क्यों ना मैं इसके ऊपर सर्च करूं। और जब मैंने इसको थोड़ा ढूंढना शुरू किया
तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेम बिजनेस की शुरुआत एक्चुअली में हो चुकी है। यूएस में 2 कंपनीज़ हैं, फोर्ज ग्लोबल और इक्विटीज़ एंड, जो कि सेम अपॉर्चुनिटीज़ अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ पर भी सेम इस तरह की ही स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बातचीत चल रही है और अभी भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट को फाइनल वर्जन में लॉन्च नहीं किया है। ऐसे ही यूके में एलीट करके एक्सचेंज है जो कि बिल्ड की जा रही है, और जापान जो कि तीसरी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर मदर्स के नेम से ऐसी सिमिलर स्टॉक एक्सचेंज बिल्ड की जा रही है। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इंडिया के अलावा भी बाकी कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट अभी बन रहा है। दोस्तों, मैंने अमेज़ॉन में काम किया है, मैंने स्नैपडील में काम किया है, और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स फॉरेन के स्टार्टअप्स की कॉपीड वर्जन है। जैसे कि हम आम तौर पर बोल देते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल को कॉपी करता है और स्नैपडील ने अलीबाबा के बिज़नेस मॉडल से काफ़ी सारी इंस्पिरेशंस ली हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि ओला ने ऊबर को इंडिया में काफ़ी तरीके से कॉपी किया है। सिमिलरली ओयो ने एयरबीएनबी को इंडिया में सिमिलर तरीके से कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। इस चीज़ को मुझे जानकर बहुत ही खुशी मिलती है कि हम जो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं ये इतना फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इसके अभी फाइनल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए और वहाँ पर भी इसी सिमिलर चीज़ के ऊपर काम जारी है। तो हम इंडिया की ही नहीं, हो सकता है वर्ल्ड की पहली प्राइवेट इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर सकें। इसके लिए हमने सेबी को भी अप्रोच किया है। लेट अस सी कि वो स्टॉक एक्सचेंज का हमें लाइसेंस प्रॉपरली कब मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। जब भी कोई चीज़ नई ऑर्गेनाइज होने लगती है, मैं आपको इसी में पॉलिसी बाजार का एग्जांपल दूंगा। जब इंश्योरेंस का बिजनेस वो ऑनलाइन लेकर गए, जहां पर आप सारी ऑनलाइन ऑनलाइन जाकर सारी इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते थे, तब तक ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं था। तब बाद में जब वो काफ़ी बड़े बन गए, 4 या 5 साल के बाद उनको मार्केट में क्योंकि बहुत अच्छी सक्सेस मिली थी, उस वजह से बाद में गवर्नमेंट ने उनके लिए एक वेब एग्रीगेटर का लाइसेंस IRDA ने लॉन्च किया, जिसको लेकर काफ़ी सारे और कंपनीज ने भी उसको कॉपी किया। ऐसे ही हमें लगता है, हम देखिए सेबी रजिस्टर्ड है, बट अभी तक हमारे पास ऑथराइज्ड पर्सन AP, जिसको फ्रेंचाइजी भी बोल सकते हैं या सब ब्रोकरशिप बोल सकते हैं, उसका ही हमने लाइसेंस लिया हुआ है। बट हमारा ओवरऑल विजन स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस लेना है। सेबी का स्टॉक एक्सचेंज के लाइसेंस लेने में हमें लगता है कि कम से कम 1-2 साल और अभी ये लग जाएंगे, तब तक हम अपनी पैरेलल में टेक्नोलॉजी भी बिल्ड कर लेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर हम कार्यरत हैं और लेट्स सी कि आने वाला टाइम हमारे लिए कैसा होगा। दोस्तों, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कुछ लोगों से जिनको मैं इस वीडियो में नाम लेकर संबोधित नहीं भी कर पाया हूँ। वो मुझे लगता है बाद में मुझे बोलेंगे भी कि आपने हमारे बारे में मेंशन ही नहीं किया। मेरे लिए अदरवाइज़ ये वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको मिस कर दिया, पर बिलीव करिए आप मेरे दिल में हमेशा से रहेंगे। दोस्तों, ये मैंने अपने बारे में बताया और इसके बारे में आपके साथ शेयर किया कि प्लानिफाई को हमने कैसे शुरू किया है। आज जब ये मैं आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ तो हम एक नए ऑफिस स्पेस में आ चुके हैं। हमने आज ही अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट किया है। हम अभी भी सेक्टर 18 में ही हैं। हम बिल्कुल एयरटेल की बिल्डिंग के पास साइबर सिटी में ही कार्यरत हैं। आप हमसे ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप या फ़ोन के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ को हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमने अपना फोटे अब प्राइवेट इक्विटी की तरफ कर दिया है, तो हम बहुत ज़्यादा लिस्टेड शेयर्स को लेके इंटरेस्ट नहीं रखते, ना ही उसको बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं प्री IPO के अगेंस्ट जो पीयर कंपैरिजन की कंपनीज़ हैं उसी को ही ट्रैक करते हैं, ताकि देख सकें कि हम जो कंपनी प्री IPO में अपने इन्वेस्टर को सजेस्ट कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं वो अभी लिस्टेड प्लेयर के अकॉर्डिंगली कितनी अच्छी या बुरी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी ऑल्दो मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद हमें बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हैं। म्यूचुअल फंड का हम बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं आपको, अगेन क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं निकाल रहे, हम उसमें बहुत ज़्यादा कार्यरत नहीं है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर आज की डेट में कई जगह पर यूलिप्स परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको यूलिप्स के भी फ़ायदे बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि म्यूचुअल फंड से आज की डेट में यूलिप्स क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप हमसे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड या कार इंश्योरेंस के रिलेटेड भी हेल्प ले सकते हैं। किसी भी दुकान की कोई फायर बर्गलरी, जिस तरह का भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में, उन सब में ही डील करते हैं। पर हमारा मेन फोकस
इंडिया की पहली प्राइवेट इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज बिल्ड करना है और प्लानिफाई में आपको कुछ ही दिन में हमारा इन्वेस्टर लॉगिन वेबसाइट पर दिखेगा, जिससे आप अपना इन्वेस्टर का प्रोफाइल बना पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में आपको सेलर लॉगिन और धीरे धीरे करते हुए हर महीने कुछ ना कुछ नए फीचर्स हम अपनी वेबसाइट पर लॉन्च करते रहें। तब तक दोस्तों आप हमारे इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट से, मेरे से कभी भी बातचीत कर कोई भी अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और थम्स अप देना मत भूलिएगा। आपकी इंटरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमसे किस तरह की और वीडियोस देखना पसंद करेंगे, ताकि हम वैसी वीडियोस आपके लिए बना सकें। दोस्तों आप हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स भी बिना बेझिझक होकर अपने इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट से मांग सकते हैं और उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप हमसे किसी भी तरह की एडवाइस के लिए कभी भी जुड़ सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मिलने की आशा करता हूं। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें और प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री आईपीओ परफेक्ट है। दोस्तों प्री आईपीओ परफेक्ट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, सही से बाद में बेटर बनता है और बेटर के बाद बेस्ट बनता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्री आईपीओ परफेक्ट है।